हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी की। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। इतने लंबे समय अवधि के बीच में बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से होते हैं, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ उनका क्रम भी जान लेते हैं कि उन्होंने दिल्ली की बागडोर या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत पर किस तरह है, कैसे क्रम में कह सकते हैं सिंहासन को आसीन करते हैं या दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहले बात की जाए तो वो सबसे पहला वंश शासन करता है, वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद शासन करते हैं खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। जो आखिरी वंश होता है, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी वंश होता है, वह होता है लोधी वंश। जब लोधी वंश का पतन होता है, कह सकते हैं जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है, तो जब इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से उस समय आप कह सकते हैं लोधी वंश का अंत होता है। उसी के साथ-साथ आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। उसके बाद जो अगला वंश कह सकते हैं, जो दिल्ली की बागडोर अगला जो वह संभालते हैं, वो होता है मुगल काल। वंश के बाद से प्रारंभ हो जाता है। लोधी वंश का अंत के पश्चात मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या वैसे कि नॉर्मली जो दिल्ली सल्तनत है से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, या अगला क्वेश्चन हो सकता है कौन कौन से वंश होते हैं। उसके बाद जब अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा या कौन से वंश ने किस वंश की स्थापना की थी, इसी के साथ साथ है उनके स्थापत्य कला से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके प्रशासन विभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उन्होंने जैसे कोई सिंचाई विभाग से संबंधित कोई नया कानून लाते हैं या कह सकते हैं कोई विभाग स्थापित करते हैं, इस प्रकार से तमाम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपको लिखा दिया गया है, जो भी शासक रहेंगे जिन्होंने कोई भी योजना लाई, उसको आपको लिखा दिया गया है। इसी के साथ साथ दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है, ये कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछा जा सकता है। क्या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था? इस तरह के अगर कथन दे तो ये सही है। और दूसरी तरह से पूछे जा सकते हैं कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेकर इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय अवधि को दिल्ली सल्तनत काल कहा जा सकता है? या अगली तरह से पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश के प्रारंभ से लेकर लोधी वंश के अंत तक के बीच के समय अवधि को आप दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? और अगला हो सकता है कि आपसे पूछ सकें गुलाम वंश के प्रारंभ से लेके मुगल काल के प्रारंभ के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं या नहीं कहते हैं। इस तरह से तमाम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन के बुकलेट हो, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। देखिए क्या जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप बताइएगा। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश, उसी के साथ साथ कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम वंश जो है उसके बारे में अध्ययन करें। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम शासक होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। कल आपको बताया गया था कि हम लोग कल किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इब्राहिम शाह लोदी के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले हम लोग एक बार कल की क्लास को रिविजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे। देखिए, सबसे पहले कल की क्लास में आपको बताया गया था जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं उनके शासनकाल में जो जैसे कोई भी खजाना प्राप्त होता था, जैसे वहाँ की जनता को, या कह सकते हैं वहाँ के साम्राज्य में कहीं भी खजाना मिलता था, उस व्यक्ति को ही मिलता था जिसके हाथ से वह खजाना प्राप्त होता था। कह सकते हैं खजाने को प्राप्त करने का हक आपको पहला पॉइंट क्या बताया गया था? पहला पॉइंट बताया गया था कि जैसे अगर दिल्ली सल्तनत में कहीं भी खजाना या किसी भी व्यक्ति के घर खजाना, या कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में खजाना प्राप्त होता था, जिस खजाने को जो व्यक्ति प्राप्त करता था या जिसके यहाँ से वह खजाना प्राप्त होता था, उस खजाने का मालिक सुल्तान ना होकर जिस व्यक्ति के यहाँ प्राप्त होता था वही खजाने का मालिक होता था। पहला बात ये बताया गया था। दूसरा बात बताया गया था, जैसे जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, इनके शासनकाल में गुप्तचर विभाग काफी मजबूत था। कैसे मजबूत था? देखिए, जैसे कोई भी निर्णय होता था या कहीं भी कोई भी शासक होता था, या कह सकते हैं दूसरे राज्य पे अगर आक्रमण करने वाला होता था, कैसी कोई भी ऐसे आंतरिक विद्रोह होने की संभावना होती थी, इन सभी की सूचना सबसे पहले सुल्तान को प्राप्त हो जाता था।
जो उस समय के शासक होते हैं सिकंदर शाह लोदी होते हैं, उनको पहले ही ये सूचना प्राप्त हो जाती थी। इसी वजह से जो दिल्ली की जनता थी या कह सकते हैं जो दिल्ली के लोग थे, उनके अंदर इतना भय हो गया था कि जो इनको सूचना मिलती है, जैसे कोई घटना घटित होने से पहले ही इनको सुल्तान को सूचना मिल जाती थी। इस वजह से लोगों को लगता था कि ये सब सूचनाएँ उनको भूत-प्रेतों से मिलता है। इसी वजह से ये घटनाएँ जो वहाँ के दिल्ली के लोग थे यहाँ जो सिकंदर शाह लोदी थे, उनका गुप्तचर विभाग बहुत ही मजबूत था, ये कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कार्य कर रहा था। इसी वजह से इनको सब सूचनाएँ पहले ही प्राप्त हो जाती थी। और आपको अगला पॉइंट बताया गया था, जैसे जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, सिकंदर शाह लोदी कहते हैं कि अगर मैं अपने गुलाम को किसी पालकी में बैठा दूँ और अपने सरदार को या कह सकते हैं अपने अंगरक्षक को आदेश दे दूँ कि ये पालकी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, वह व्यक्ति या कह सकते हैं वह सरदार उससे मना नहीं करेगा। क्या होता है? ये आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? अगर सिकंदर शाह लोदी किसी भी पालकी में अगर अपने गुलाम को उसमें बैठा दें, तो उस बैठाए हुए पालकी में अगर सिकंदर शाह लोदी अपने सरदार को कह दे कि इसे पालकी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो वह व्यक्ति मना नहीं करता था। जो राजा की बात होती थी उससे सर ऊपर रखता था। इसी वजह से क्यों रखता था? क्योंकि जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य में जो सुल्तान की पदवी होती थी उसको सर ऊपर ही रखने की कह सकते हैं प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, उनके बातों को इनकार नहीं करता था। ये आपको बताया गया था। साथ ही साथ हमको बताया गया था, जो अगला पॉइंट बताया गया था, उनके स्थापत्य कला से संबंधित आपको एक पॉइंट बताया गया था। वो स्थापत्य कला थी, क्या इन्होंने मोट मस्जिद का निर्माण कराते हैं। कौन सी मस्जिद? मोट मस्जिद। मोट मस्जिद का निर्माण करते हैं। ये मोट मस्जिद आपको कहाँ बताया गया था? ये मोट मस्जिद अवस्थित है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में अवस्थित है। किसके याद में बनाया गया था? ये बनाया गया था मियाँ भूजा के याद में। किसके याद में? आपको बताया गया था मियाँ भूजा के याद में। मियाँ भूजा के याद में। कौन होते हैं मियाँ भूजा? कौन होते हैं मियाँ भूजा? होते हैं सिकंदर शाह लोदी के वजीर होते हैं। इसके वजीर उसने सिकंदर शाह लोदी के वजीर होते थे, जब उनके शासनकाल में ये वजीर पद पर नियुक्त होते थे। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था, ये मस्जिद जो होता है मोट मस्जिद होता है, इसका आकार कैसे होता है? इसका आकार होता था पंचभुजाकार। कैसे होता था? पंचभुजाकार। इसकी आकृति कैसी थी? पंचभुजाकार होती है। उसके बाद अंत में देखा जाए तो जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, ग्वालियर जब वे लौट रहे थे, ग्वालियर अभियान से जब वे वापस लौटते हैं, उसके बाद उनको रास्ते में कह सकते हैं गले की बीमारी हो जाती है। गले की बीमारी हो जाने के कारण 1517 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वह मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको उस दिन की क्लास में बताया गया था या कल की क्लास में बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे, जब इब्राहिम कह सकते हैं सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु हो जाती है, तो अगला शासक कौन बनता है? अगले शासक का आपको बताया गया। अगला शासक जो होते हैं इब्राहिम लोदी बनते हैं। कौन होते हैं? ये इब्राहिम लोदी जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ साथ वे लोदी वंश के सबसे आखिरी शासक होते हैं। देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। देखिए अगला शासक कौन होते हैं? अगला शासक होते हैं इब्राहिम लोदी होते हैं। इब्राहिम लोदी जब सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु होती है, जब कह सकते हैं सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु होती है, उस समय दिल्ली में कह सकते हैं राजधानी में जो होते हैं सभी सरदार उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ जो राजकुमार होते हैं ये दोनों उपस्थित होते हैं। जो सिकंदर शाह लोदी थे, सिकंदर शाह लोदी के 2 पुत्र होते थे। पहले जो सबसे बड़े होते थे इब्राहिम लोदी होते हैं, उसके बाद दूसरे जो होते थे जलाल खां होते थे। कौन होते थे? जलाल खां होते थे। जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, सभी सरदारों ने एक रणनीति बनाई कि सिकंदर शाह लोदी के जो पहले बेटे थे या कह सकते सबसे बड़े पुत्र होते हैं इब्राहिम लोदी, इनको शासक बनाया जाए दिल्ली का। क्या होता है? इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाता है। दिल्ली का शासक। और इसी के साथ साथ जो इब्राहिम लोदी के एक और भाई होते हैं, कौन होते हैं? जलाल खान। जलाल खान को बनाया जाता है जौनपुर का शासक है। जौनपुर का शासक ये होते हैं। कौन होता है? जलाल खां को जौनपुर का शासक बनाया जाता है। जबकि इब्राहिम लोदी जो होते हैं ये कह सकते हैं ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का बागडोर दिया जाता है। इसी के साथ ये कह सकते हैं काफ़ी योग्य शासक भी होते हैं अपने शासनकाल में। इसी वजह से जो जलाल खां होते हैं ये छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से जो जौनपुर के इनके बागडोर दिया जाता है। उस समय देखा जाए तो जो जौनपुर भी जो होता है उस समय प्रतिष्ठित राज्य के रूप में उभर रहा था, या कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जब इब्राहिम लोदी कह सकते हैं, जो इब्राहिम लोदी होते हैं शासक बनते हैं, तो शासक बनने के पश्चात इनके कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जो इनके कह सकते हैं जो सगे संबंधी थे या जो अफगान सरदार थे, अफगान सरदारों का आपसी मतभेद होने लगा, कह सकते हैं आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया।
आपसी जब संघर्ष प्रारंभ हो गया तो आपसी संघर्ष प्रारंभ होने के साथ-साथ साम्राज्य में कई दिक्कतें आने लगी। जैसे हर समय साम्राज्य में कह सकते हैं या राज्य में कह सकते हैं विद्रोह का माहौल हो गया। इन विद्रोहों के माहौल की वजह से जो अन्य शासक थे कह सकते हैं जो उनके आस-पास पड़ोस के राज्य होते थे, वे कभी भी इनके ऊपर आक्रमण कर देते थे, करने के भरोसा रहता था या आक्रमण होने के चांस ज़्यादा होते थे। इसी वजह से जो सिकंदर या इब्राहिम लोदी होते थे, उन्होंने अपने साम्राज्य में सबसे पहले जो अफ़गान सरदार थे, अफ़गान सरदारों की जो भी समस्या होती थी, उसको समाधान करने के लिए कई प्रयास करते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसी को देखेंगे। जैसे इन्होंने जब इब्राहिम लोदी ग्वालियर अभियान पे जाते हैं, तो ग्वालियर अभियान पे जब इन्होंने विजय कर लेते हैं ग्वालियर ग्वालियर अभियान पे ग्वालियर अभियान पर विजय करने के पश्चात जब ये ग्वालियर अभियान पे जाते हैं, वहाँ ग्वालियर अभियान पे विजय हो जाती है, तो विजय होने के पश्चात ये आते हैं, उन्होंने फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए कह सकते हैं, मेवाड़ पे उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। कहाँ पे? मेवाड़ पे मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। ये कह सकते हैं ग्वालियर अभियान से कह सकते हैं ग्वालियर पे विजय होने के पश्चात इतने आपको प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं, कह सकते हैं इतना आनंदित महसूस करते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उन सब पे विजिट करने के लिए उन्होंने जो अगला आक्रमण करते हैं, कहाँ पे करते हैं? मेवाड़ पे करते हैं। मेवाड़ की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? मेवाड़ जो होता है राजस्थान राज्य में है। मेवाड़ कहाँ था? राजस्थान राज्य में था। और जो मेवाड़ के शासक होते हैं, मेवाड़ के शासक उस समय राणा सांगा होते हैं। कौन होते हैं? इनके शासनकाल में जो कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के शासनकाल में राजस्थान या कह सकते हैं जो मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? मेवाड़ के शासक की बात की जाए तो उस समय राणा सांगा होते हैं। कौन होते हैं यहाँ मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? अगर हम यहाँ मेवाड़ के शासक की बात की जाए तो शासक होते हैं राणा सांगा। राणा सांगा ये होते हैं मेवाड़ के शासक होते हैं उस समय। इसी के साथ-साथ उस समय जो बात की जाए तो जो राजस्थान राज्य था काफ़ी ये जो मेवाड़ क्षेत्र था, मेवाड़ क्षेत्र उस समय काफ़ी शक्तिशाली कह सकते हैं काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या था? शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या होता था? शक्तिशाली साम्राज्य था। कौन था? मेवाड़। उस समय देखा जाए तो जब इब्राहिम लोदी शासक होते हैं तो उस समय जो राजस्थान का मेवाड़ राज्य होता था, कह सकते हैं मेवाड़ के जो शासक होते थे काफ़ी शक्तिशाली होते थे। उनका क्या नाम था? राणा सांगा है। और जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के एक नाम और इस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, राणा संग्राम सिंह। कौन होते हैं? इनको जो राणा सांगा है इनको राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता था। राणा संग्राम सिंह भी किस और नाम से जाने? अगर जैसे कभी भी आ जाए कि राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह कौन थे, तो ये होते हैं मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक अगर आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ कहाँ पे अवस्थित है? बात की जाए तो मेवाड़ जो होता है राजस्थान राज्य में अवस्थित होता था। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट देखते हैं। इसी संबंध जो मेवाड़ होता है उसी के आसपास एक मालवा क्षेत्र होता था। कौन सा? मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ के जो शासक थे या कह सकते हैं जो वहाँ के मुखिया होते थे या कह सकते हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री का कार्य करते हैं वहाँ पे, वो होते हैं मेदिनी राय। कौन होते हैं? मेदिनी राय। कौन होते हैं? मेदिनी राय। ये होते हैं मालवा के शासक होते हैं, कह सकते हैं मेदिनी राय मालवा के शासक होते हैं। इसी के साथ साथ जब जो राणा सांगा होते हैं, कह सकते हैं मेवाड़ के जो शासक होते हैं वे मालवा पे आक्रमण करते हैं। मालवा पे आक्रमण करने के पश्चात जो मेवाड़ के ये राणा सांगा जो होते हैं मेवाड़ के शासक होते हैं, यही आक्रमण करते हैं मालवा पे। मालवा क्षेत्र जो होता है, ये कह सकते हैं मेदिनी राय जो होते हैं बहुत ही अपने आप को असहाय कह सकते हैं कमजोर पाते हैं। कमजोर पाने के पश्चात अब मालवा के शासक सहायता मांगते हैं। सहायता किससे लेंगे? जो उनके आसपास के क्षेत्र होंगे, कह सकते हैं जो गुजरात के क्षेत्र होते हैं या कह सकते हैं जो दिल्ली के क्षेत्र होते हैं, इन दो शासकों से ये सहायता मांगते हैं। मालवा के शासक किससे सहायता मांगते हैं? एक तो गुजरात के जो शासक होते हैं उनसे, गुजरात के शासक, उसी के साथ साथ दिल्ली के शासक से सहायता मांगते हैं। दिल्ली के शासक से सहायता मांगते हैं। ये दो शासक कह सकते हैं, ये दो जो शासक होते हैं या दो जो सल्तनत होते हैं या दो साम्राज्य जो होते हैं, ये इनकी सहायता के लिए जाते हैं। लेकिन सहायता देने से पहले जो मेवाड़ के शासक होते थे, इन दोनों की सहायता के बीच में एक बाधा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। क्या होता है? मालवा की सहायता के लिए ये दोनों शासक होते हैं, कह सकते हैं ये दो जो गुजरात राज्य के शासक होते हैं या दिल्ली के होते हैं, इन्होंने अपनी सैन्य सहायता के लिए इनके पास भेजा जाता है। किसके पास? मालवा के जो शासक होते हैं मेदिनी राय के पास
इन दोनों की सेनाएं भेजी जाती हैं। और इस प्रकार अंत में देखा जाए तो जो होते हैं ये मालवा पे हो जाता है। उसके बाद अब आमने सामने जो होते हैं मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा या कह सकते हैं राणा संग्राम सिंह जो होते हैं, और जो इब्राहिम लोदी या कह सकते हैं दिल्ली के शासक होते हैं, इन दोनों के बीच में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। वो युद्ध भी देखते हैं कब होता है, जैसे जब इन्होंने मालवा के जो शासक होते हैं मेदिनी राय की सहायता करते हैं। इसी के पश्चात जो मेवाड़ के शासक होते हैं और इब्राहिम लोदी के बीच आपसी संघर्ष यही कारण था कि मालवा ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बीच आपसी मतभेद या कह सकते हैं आपसी संघर्ष प्रारंभ होता है। देखिए जो राणा संग्राम सिंह थे और उसके बाद जो इब्राहिम लोदी थे, इनके बीच में कहाँ पे युद्ध होता है? ग्वालियर के पास एक क्षेत्र होता है। कौन सा? देखिए ग्वालियर के पास एक क्षेत्र है, ग्वालियर के पास घटोला का के क्षेत्र है। घटोला क्षेत्र होता है, वही है इन दोनों के बीच युद्ध होता है। कहीं पे घटोला लिया रहता है, कहीं पे घटोली लिखा रहता है, कहीं ये दो ऐसे। देखिए जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा होते हैं, इन दोनों के बीच में जो मालवा के क्षेत्र को लेकर भी कह सकते हैं मालवा के क्षेत्र को लेकर इन दोनों में आपसी मतभेद होता है, कह सकते हैं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये संघर्ष कहाँ पे होता है? ग्वालियर के पास एक घटोली क्षेत्र होता है। घटोली क्षेत्र में 1518 ईस्वी के बीच इन दोनों के बीच युद्ध होता है। कब होता है? 1518 ईस्वी के बीच युद्ध होता है। कब? घटोली के क्षेत्र में किन किन के बीच में होता है? एक तरफ तो होते हैं राणा सांगा और किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में देखा जाए तो राणा सांगा की विजय होती है। इसमें क्या होता है? राणा सांगा की विजय होती है और जो इब्राहिम लोदी होते हैं इनकी पराजय होती है। और इसी युद्ध में ये युद्ध इतना भयंकर होता है कि इसी युद्ध में जो कह सकते हैं राणा सांगा होते हैं, इस युद्ध में राणा सांगा काफ़ी घायल होते हैं। और इस युद्ध में जो राणा सांगा होते हैं इतने घायल हो जाते हैं कि जो इनका बायां हाथ होता है, कह सकते हैं युद्ध के दौरान इनका बायां हाथ हुआ, एक पैर खो देते हैं। इस युद्ध में क्या होता है? जो राणा सांगा होते हैं इनके साथ ये युद्ध काफ़ी संघर्षमय होता है। संघर्षमय होने के पश्चात इस युद्ध में जो राणा सांगा होता है, राणा सांगा का एक हाथ या कह सकते हैं जो बायां हाथ था युद्ध के दौरान वो कट जाता है। इसी के साथ उनका एक पैर भी कट जाता है। इस तरह ये युद्ध होता है। उसके बाद इनका जो इब्राहिम लोदी होते हैं पराजय होने के पश्चात एक बार पुनः उन्होंने दिल्ली कह सकते हैं मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद वे पुनः पराजय होते हैं, कह सकते हैं इब्राहिम लोदी दूसरी बार की पराजय होते हैं। ये था। उसके बाद हम लोग ये कौन सा युद्ध था? कहीं पे घटोली लिखा रहता है, याद रखिए कहीं पे घटोली लिखा रहता है, ये कहीं घटौली लिखा रहता है, कहीं खतौली भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? खतौली। ये भी याद रखिएगा। घटौली या खतौली जो युद्ध होता है किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कब होता है? 1518 ईस्वी के बीच होता है। ये युद्ध इतना भयानक होता है कि इसमें जो राणा सांगा होता है उनका बायां हाथ कट जाता है, उसके एक साथ एक पैर उनका कट जाता है। इस युद्ध में यही तरह विभिन्न से युद्ध होता है, कह सकते हैं ये इतना भयानक युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। हार होने के पश्चात इब्राहिम लोदी पुनः अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद वे दोबारा कह सकते हैं मेवाड़ राज्य पे आक्रमण करते हैं। मेवाड़ राज्य पे आक्रमण करने के पश्चात वे जब दोबारा आक्रमण करते हैं, दोबारा भी उन्हें अपनी सेना के साथ पराजय का सामना करना पड़ता है। ये आपको था ग्वालियर के आक्रमण या कह सकते हैं घटोली के युद्ध के पश्चात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसके आगे कल देखेंगे इन्होंने आखिर इब्राहिम लोदी ने इसके बाद कौन सा आक्रमण होता है, उसके बाद उन्होंने अपने क्या कौन से कार्य करते हैं ताकि वह दिल्ली की जनता के लिए हित में हो सके। और कह सकते हैं ये था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।